नमस्कार। ये है मिशन सक्सेस स्ट्रेटजी और मैं हूं डॉक्टर मधु कटियार। प्रीवियस ईयर्स रिवीजन पेपर श्रृंखला के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा वर्ष 2003 का प्रश्न पत्र हल करेंगे। यह प्रश्न पत्र हमारी आगामी परीक्षाओं जैसे जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा, राजकीय डिग्री कॉलेज परीक्षा, असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, टीजीटी पीजीटी परीक्षा, यूजीसी नेट परीक्षा इत्यादि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, जो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा हुई थी इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो हमें एक बृहत जो है प्रश्नकोश मिल जाता है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न हूबहू वैसे रिवाइज होते हैं, तो यह तो अत्यंत ही लाभकारी है। इसके साथ ही यूजीसी नेट का भी मैंने हल डाला है, उसको भी देख लीजिए। टीजीटी के भी मैंने सॉल्व करके डाले हैं, वो भी देख लीजिए। और इसके अतिरिक्त इसके बाद मैं पीजीटी के भी हल प्रश्न पत्र डालूंगी। तो एक प्रकार से अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो बेसिक कंसेप्ट के बाद उससे संबंधित प्रश्न पत्रों को हल करने से आपके कंसेप्ट के प्रति एकदम समझ पैदा हो जाती है और प्रश्न भी आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे हल कर पाते हैं और जिससे परीक्षा उत्तीर्ण करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। इस प्रश्न पत्र में कुल 120 प्रश्न हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न पत्र। निम्नलिखित में से कौन राज्य की बहुलवादी अवधारणा नहीं है? तो जो एकत्व परक संप्रभुता की अवधारणा है बहुलवादी अवधारणा नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य विधिक संस्था है, राजनीतिक कार्यों की संरचना करता है, राज्य विधिक व्यक्ति तथा अधिकारों की रक्षा के लिए अस्तित्व में, ये सभी इसका है। निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं? तो देखिए, लॉर्ड ब्राइस जो है बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है, जबकि ऑटो वन गियर के तो बहुलवाद के जनक ही है। मैटलैंड भी जनक है, हैरल्ड लास्की तो इसके प्रमुख प्रवक्ता है। और इसके अतिरिक्त एडी लिंडसे, जे.एन. फिजिक्स, पॉल बंकुर, लियोन डिग्विट, ह्यूगो क्रेब, बार्कर, जी.डी.एच. कोल आदि इत्यादि इसके महत्वपूर्ण जो है समर्थक है, लेकिन लॉर्ड ब्राइस बहुलवाद के समर्थक नहीं है। किसे संप्रभुता के उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है? तो साथियों, जो है रूसो को संप्रभुता के जो है उच्च धर्माध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। बहुलवाद के अनुसार कुल मिलाकर राज्य क्या है? जीवन की सर्वसमाहारक योजना का समन्वय करने वाला होने के कारण संघों के मध्य सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत में संप्रभुता का स्थान ले लिया किसने? शक्ति, सत्ता और प्रभाव ने। किसने इस बात पर बल दिया कि राज्य सर्वोच्च नैतिकता का प्रतिनिधित्व करता है? तो कांट एक आदर्शवादी विचारक है और कांट को आधुनिक आदर्शवाद का जनक माना जाता है। मानव समाज राज्य के माध्यम से संबंधित व्यक्तियों का बालू का ढेर नहीं बल्कि समूहों का ऊर्ध्वगामी पद सोपान है, यह किसने कहा है? तो उपयुक्त कथन फिगिस का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। आइए देखें। राज्य लोगों की सहमत पर आधारित है, तो ये किसका मानना है? ये जॉन लॉक का मानना है। राज्य मानव विवेक का सार रूप है, ये प्लेटो मानते हैं। राज्य नैतिककरण की एक इकाई है, अरस्तु। राज्य विधि के सृजन की हेतु एक नैतिक इकाई है, डुग्वी। यह किसने कहा कि राज्य संपत्ति को उत्पन्न नहीं करता है अपितु उसका निर्माण संपत्ति की रक्षा के लिए हुआ है? तो उपयुक्त जो कथन है जॉन लॉक का है। सेबाइन के अनुसार वह दार्शनिक कौन है जिसने सर्वप्रथम राज्य को वह अर्थ प्रदान किया जो आधुनिक राजनीतिक व्यवहार में इसके साथ जुड़ गया? तो साथियों, मैकियावेली जो है आधुनिक राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति है। रूसो के उपरांत किस दार्शनिक सामाजिक संविदा की अवधारणा को एक दार्शनिक युक्ति के रूप में प्रयोग किया? तो जॉन रॉल्स ने किया है। किसने लॉक की प्राकृतिक अवस्था को अस्पष्ट प्राकृतिक अवस्था कहा? सीबी मैकफर्सन ने कहा है। प्राकृतिक कानून और नागरिक कानून के मध्य स्पष्ट अंतर करके हाब्स ने विश्लेषणात्मक विधिशास्त्र की उस पद्धति की आधारशिला रखी जिसे बाद में बेंथम और ऑस्टिन द्वारा विकसित किया गया। यह उपयुक्त कथन किसका है? यह कथन सेबाइन का है। लॉक की प्राकृतिक अवस्था पूर्व राजनीतिक तो है परंतु पूर्व सामाजिक नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में रहने वाले लोगों का समष्टिगत सामाजिक जीवन के रूप में एक समाज है। समान इच्छा की अवधारणा क्या है? गुणात्मक अवधारणा है।
राज्य उसी प्रकार व्यक्ति से पूर्व जिस प्रकार संपूर्ण अपने अंश से पूर्व, ये मानना है अरस्तु का। निम्न में से कौन सा कथन व्यक्तिवादी से संबंधित है? राज्य एक आवश्यक बुराई है। राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति की विवेचना में किसने सामाजिक समुदाय की अवधारणा का प्रयोग नहीं किया? तो बेंथम ने नहीं किया है। बेंथम सामाजिक जो समुदाय की अवधारणा है उसका खंडन करते हैं। यह किसने कहा कि वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम भूमि के एक टुकड़े पर अधिकार करके यह कहा कि यह मेरा है, वही नागरिक समाज का वास्तविक संस्थापक है। उपयुक्त कथन रूसो का है। असंतुष्ट मानव संतुष्ट सुअर की अपेक्षा अच्छा है। असंतुष्ट सुकरात पूर्णतया संतुष्ट मोर की अपेक्षा है। उपयुक्त कथन J.S. मिल का है। कल्याणकारी राज्य के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? कल्याणकारी राज्य एक समिष्टवादी राज्य है। कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है। कौन मानता है? ऐसा मानना है पिटमैन का। मैन वर्सेस स्टेट जो है हर्बर्ट स्पेंसर की कृति है। निम्नलिखित में से किस विचारक के बारे में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? तो वो T.H. ग्रीन है। पुष्पिन उतना ही सुखद है जितना कविता। उपयुक्त कथन है बेंथम का। यह किसका कथन कहना कि फ्रांस की क्रांति व्यक्ति अमूर्त अधिकारों पर आधारित थी, जबकि अंग्रेजी क्रांति अंग्रेजों के परंपरागत अधिकारों के पर आधारित थी? एडमंड बर्ग। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ। समाज के विरुद्ध अधिकार परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति है, यह मानना है ग्रीन का। निम्नलिखित में से किन विचारकों को युग मानता है कि स्वतंत्रता तथा समानता एक दूसरे का विरोधी है? तो लॉर्ड एक्टन और टॉकविले। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों का सबसे पुराना सिद्धांत है? तो अधिकारों का जो है प्राकृतिक सिद्धांत सबसे पुराना सिद्धांत है। स्वतंत्रता और समानता का सर्वश्रेष्ठ समन्वय और संभव और व्यवहारिक है लोकतांत्रिक समाजवाद के अंतर्गत। किसने कहा अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है? तो प्रयुक्त परिभाषा बोशांके की है। स्वतंत्रता और समानता को पूरक माना है? तो मैकाइवर ने माना है। यह विचार है कि न्याय और समानता में घनिष्ठ संबंध प्रस्तुत किया है समाजवादियों ने। निसंदेह समानता में निश्चित रूप से सामान्यीकरण प्रक्रिया का विचार निहित है लास्की। साथियों, यहाँ पे मैं प्रश्नों की व्याख्या बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कर रही हूँ कि जब TGT और परीक्षा मैंने हल कराया था तो वहाँ पे प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या की थी और वही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसको इसलिए हल करा रहे हैं ताकि आपको सारे प्रश्न अच्छे से याद हो जाए और जहाँ मुझे लगता है कि इस प्रश्न की व्याख्या करनी चाहिए तो वहाँ पर मैं व्याख्या करूँ। ये आपके फास्ट रिवीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन यह नहीं मानता स्वतंत्रता और समानता परस्पर विरोधी है? तो H.J. गेंस। अन्याय का जन्म वहाँ होता है जहाँ समान लोगों के साथ असमान व्यवहार किया जाता है, इसी तरह जब असमानों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। यह कथन है अरस्तु का। बिना कुछ असमानता के स्वतंत्रता खोखली होगी और स्वतंत्रता के बिना समानता निरर्थक होगी। H.J. लास्की। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? तो अरस्तु हैं। किसने कहा समानता के लिए तीव्र से इच्छा ने स्वतंत्रता की आशा को अर्थहीन कर दिया? लॉर्ड एक्टन। ये देखिए, ये भी प्रश्न भी बहुत बार रिवाइज हो रहा है। आनुपातिक समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन अरस्तु। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिकारों के बारे में सही नहीं है? वे मात्र व्यक्तित्व को समृद्ध बनाते हैं, वे सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं, सामूहिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, तीनों सही। वे समाज से स्वतंत्र है, ये गलत है। निम्नलिखित में से कौन आत्मरक्षा को व्यक्ति का मूल अधिकार मानता है? तो ये मानते हैं हाब्स। एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड, ये लेखक कौन है? M. ऑक्सफोर्ड की रचना है। इनके अन्य पुस्तकें हैं रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे, ऑन ह्यूमन कंडक्ट, द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, H. हारेंट की रचना है। द लाइफ लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी, द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज, द पॉवर्टी ऑफ हिस्टोरिज्म, कार्ल पॉपर की रचना है। ईस्टर ने राजनीतिक सिद्धांत में इतिहासवाद के लिए किसे दोषी ठहराया? डनिंग, H.G.H. शेबाइन तथा C.H. मैकलवेन को। निम्नांकित में से किसने रात्रि बहरी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की? तो रॉबर्ट नॉजिक ने प्रस्तुत किया है।
निम्नांकित में से कौन एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के उद्भव के लिए उत्तरदायी कारक नहीं? देखिए, प्रादेशिक संप्रभुता कारक उत्तरदायी है। चर्च की सार्वभौमिक सत्ता का पराभव, ये भी कारक है। समिष्टवादी वैचारिक वातावरण, जो पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन की विशेषता, ये भी। शांति, सुरक्षा और एकता की इच्छा कारक नहीं है। पॉलिटिकल मैन पुस्तक लेखक कौन है? तो ये एस.एम. लिपसेट की पुस्तक है। और सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। आइए देखते हैं। तो राजनीतिक व्यवस्था डेविड ईस्टन, शक्ति अभियान सीरट मिल्स, श्रेणी समाजवाद जी.डी.एच. कोल और उत्तर आधुनिकवाद डेरिडा या दरिदा। डेविड ईस्टन आपका संबंधित है आपके पद्धति में पुनर्निवेशन से। टॉलकट पॉर्सन्स आपके संबंधित राजनीतिक पद्धति का अस्तित्व से। आमंड संबंधित हैं आपके राजनीतिक समाजीकरण से। और मार्क्स हिंसा से। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक का केंद्रभूत है। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं उसी दशा में न्यायोचित मानी जा सकती जबकि वे न्यूनतम संपन्न व्यक्ति के हित में हों। व्यक्तिगत राजनीतिक है। यह नारा किसने दिया है? नारीवादियों ने। मेबट की सूची 1 और सूची 2 से मिलाना। मेबट, द स्टेट एंड सिटीजन, मारिस क्रेस्टन, फ्रीडम ए न्यू एनालिसिस, बर्लिन, 4 एसेस ऑन लिबर्टी और हायक, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी। किस प्रथम आधुनिक राजनीतिक विचारक ने विश्व का ध्यान पुलिस राज्य की धारणा से कल्याणकारी राज्य की धारणा की ओर आकर्षित किया? लास्की ने। यूरो साम्यवाद शब्द के प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? एर्निको बर्लिगर को। यूरो साम्यवाद शब्द को पाश्चात्य प्रेस ने लोकप्रिय बनाया किंतु काफ़ी लंबे समय तक सोवियत संघ व उनके अन्य उपग्रह देशों के महान साम्यवादी नेताओं ने इसकी उपेक्षा और निंदा की। सबसे पहले राजनीतिक धरातल पर जुलाई 1975 में पोर्ट डी पेंटिंग नामक स्थान पर इटली फ्रांसीसी गोष्ठियों में की श्रृंखला में होने वाली चर्चाओं में इटली के महान साम्यवादी नेता एर्निको बर्लिगर ने इस नाम का प्रयोग किया। धार्मिक और राजनीतिक भ्रांतियों से आवृत शोषण के स्थान पर इसने बुर्जुआ यानी नग्न बेशर्म प्रत्यक्ष और पाशविक शोषण को प्रतिस्थापित कर दिया है। यह कथन किसका है? मार्क्स का। वैज्ञानिक व्यक्तिवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? हर्बर्ट स्पेंसर से। उदारवाद का प्रतिवाद है समाजवाद। वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व। निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉलिटिक्स हु गेट व्हाट व्हेन एंड हाउ के लेखक हैं? तो ये लास्वेल की रचना है। निम्नलिखित में से किस एक विचारक का प्रभाव महात्मा गांधी के विचारों में न्यूनतम था? तो कार्ल मार्क्स का प्रभाव सबसे कम पड़ा था महात्मा गांधी के ऊपर। आधुनिक राज्य की कार्यकारिणी सारे पूंजीपतियों के सामान्य हितों का प्रबंधन करने वाली समिति है। यह माना है कार्ल मार्क्स। गांधी दर्शन में समाजवाद का विकल्प है सर्वोदय। कार्ल मार्क्स को सर्वाधिक प्रभावित करने वाले 2 व्यक्ति थे तो हीगल और फ्यूरबाख। ये भी प्रश्न रिपीट हो रहा है। व्यवस्थापिका को अधिक जन प्रतिनिधित्व बनाने के लिए जे.एस. मिल ने संस्कृति की आनुपातिक प्रतिनिधित्व की, महिला मताधिकार की, शिक्षितों के लिए मताधिकार की, उपयुक्त सभी की। निम्नांकित में से किसने उदार राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है? तो जॉन लॉक को कहा जाता है। हस्तक्षेप का सिद्धांत किसे कहा जाता है? तो व्यक्तिवाद को हस्तक्षेप का सिद्धांत भी कहा जाता है। कथन और कारण। दबाव समूह का अस्तित्व मात्र लोकतांत्रिक राज्य में, ये रिपीटेड हो रहा क्वेश्चन, लेकिन पहला कथन सही नहीं है। निरंकुशतावादी राज्यों में दबाव समूह अपने अस्तित्व के लिए राजनीतिक दलों पर निर्भर करते हैं, तो कारण सही है। किसने कहा संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती और हमेशा इसे जीवंत रखती? यह भी रिपीट हो रहा है, लॉर्ड ब्राइस का कथन है। और देखिए कौन सा सम्मिलित नहीं। डी एफ्टर द पॉलिटिक ऑफ मॉडर्नाइजेशन सही है। ई बारकर प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, यह भी सही है। ई बस्टिन इवोल्यूशनरी सोशलिज्म, यह भी सही। ए ब्रेक द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी सही नहीं है। यह सी.बी. मैकफर्सन की रचना है। वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य किसे कहा जाता है? तो अदृश्य साम्राज्य दबाव समूह कहा जाता है। और दबाव समूह को अदृश्य साम्राज्य, गुमनाम साम्राज्य जो है S.E. फाइनर ने कहा था, जबकि D.D. मैकिन ने इसे अदृश्य साम्राज्य कहा था और यास्टीन सेलिन तथा रिचर्ड लैम्बर्ट ने इसे गैर सरकारी शासन कहा था।
पब्लिक ओपिनियन किसकी पुस्तक है? तो वॉल्टर लिपमैन की पुस्तक है। राजनीतिक निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह की विशेषता नहीं है? तो देखिए, लॉबिंग है, हित संभारण है, राजनीतिक नेताओं को प्रभावित करना, चुनाव में सहभागी होना इसमें नहीं है। रूढ़िगत या अपरिवर्तनीय अवधारणा को जनमत के संदर्भ में किसने दिया था? तो वॉल्टर लिपमैन ने दिया था। राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा था? तो हरमन फाइनर ने कहा था। भिन्न नाम वाली दो बोतलें किस राज्य की दलीय व्यवस्था को इंगित करती? संयुक्त राज्य अमेरिका को। देखिए, उदार एवं चरम सबसे पहले देखते हैं, शासन एवं भौतिक सामाजिक पर्यावरण के बीच सह संबंध। तो ये कथन कौन मानता है? तो ये मानते हैं मॉरिस डुवर्जर। बहुदलीय तथा निर्वाचन ये मानते हैं, एक मिनट इसको फिर से जरा देखते हैं। देखिए, अल्पतंत्र का नौ नियम ये आपका मिचेल्स का है। उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था, और ये बहुदलीय व्यवस्था निर्वाचन व्यवस्था के बीच सहसंबंध मॉरिस डुवर्जर मानते हैं। शासन एवं भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के संबंध में मॉन्टेस्क्यू। उदार एवं चरम बहुदलीय व्यवस्था सार्टरी। तो सब अपने सही रूप में सम्मिलित है। किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों को निम्न में से कौन सा कार्य उचित नहीं है? तो दल की विचारधारा और नीति को प्रचार करना सही है। जनता सरकार के बीच संबंध स्थापित करना सही है। सरकार का निर्माण करना, लेकिन सरकारी प्रशासन के संचालन के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना सही नहीं है। संविधान के बिना राज्य न होकर अराजकता का शासन होगा। जेलिनेक। यह भी बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसने यह संविधान का कार्य बताया कि सरकार के निरंकुश कार्यों को सीमित करना? CF स्ट्रॉन्ग। और CF स्ट्रॉन्ग की पुस्तक है मॉडर्न पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। किसने संघात्मक सरकार की परिभाषा इस प्रकार दी है कि एक संघात्मक राज्य एक ऐसे राजनीतिक उपाय के अतिरिक्त कुछ नहीं जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय एकता तथा राज्य के अधिकारों में मेल रखना? तो ये AV डाइसी की परिभाषा है। एकात्मक राज्य वह है जिसमें समस्त सत्ता शक्ति के एक केंद्र में निहित रहते हैं और जिसकी इच्छा जिसके अभिकर्ता संपूर्ण क्षेत्र पर वैधानिक रूप से सर्वशक्तिमान होते हैं। हरमन फाइनर। किसने कहा कि बहुमत की राजनीतिक प्रगति पर अल्पमत का वीटो करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है? प्रधानमंत्री इटली ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन प्रथम गोल में सम्मेलन के रूप में कहा? सम्मेलन ने भारत को 2 कड़वी गोलियां, रक्षोपा तथा शंख प्रदान किया जिन्हें खाद्य बनाने हेतु उत्तरदायित्व रूपी शक्कर में लपेट दिया गया है। तो ये कथन है सुभाष चंद्र बोस का। 1932 के पूना समझौते का उद्देश्य था, तो ये था निचली जातियों के प्रतिनिधित्व से संबंधित था। निम्नलिखित में से किस उग्रवादी ने कहा यदि हम मेढक की तरह एक वर्ष में बार बार टर टर करेंगे तो हम अपने प्रयास में कोई सफलता नहीं प्राप्त होगी? कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक राजनीतिक दल के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया नागपुर अधिवेशन 1920 से। एक अच्छी सरकार कभी भी स्वशासन के लिए अच्छा अनुकल्प नहीं है, ये मानना है स्वामी दयानंद सरस्वती का। दक्षिण अफ्रीका में अपने निवास के अवधि में गांधी जी ने जिस पत्रिका को प्रकाशित किया था उसका नाम था, तो साथियों उस पत्रिका का नाम था आपके इंडियन ओपिनियन। सूची 1 और सूची 2 में देखिए ड्रेन थ्योरी किससे संबंधित? तो ड्रेन थ्योरी जो है आपके दादा भाई नौरोजी संबंधित। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, BG तिलक। पृथक सांप्रदायिक मतदाता मंडल, जिन्ना। और विधानमंडल में प्रवेश, CR दास। यहाँ पे कुछ केस दिए गए हैं, उनको कोर्ट के अनुसार जो है तिथि के अनुसार क्रमबद्ध करना। तो सबसे पहले अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, एक मिनट, हाँ सबसे सही है कि ये 1908 में, हावड़ा 1910 में, और काकोरी जो हुआ था ये आपको आया था 1925 में और काकोरी षड्यंत्र। और कानपुर जो षड्यंत्र मुकदमा हुआ था ये 1924 में हुआ था। और काकोरी षड्यंत्र केस से देखिए कौन कौन संबंधित था, तो इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खां थे। और अशफाकुल्ला खां को जो फांसी थी वो फैजाबाद में दी गई थी। और और जो कानपुर षड्यंत्र था इसमें MN राय, अमृत डांगे तथा गुलाब हुसैन पर मुकदमा चलाया गया था।
प्रथम अंतरिक्ष सरकार 24 अगस्त 1946 को घोषित की गई थी। इसमें कौन सम्मिलित नहीं हुआ था? देखिए, A.V. अलेक्जेंडर नहीं सम्मिलित थे, जबकि जगजीवन राम भी थे, राजगोपालाचारी भी थे और अशफाक अहमद खान भी थे। भारत के संसदीय इतिहास में प्रथम बहिर्गमन का नेतृत्व किसने किया था? तो फिरोज शाह मेहता ने। यह प्रश्न भी रिपीट हो रहा है। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। लोकमान्य तिलक। मुस्लिम लीग ने कब स्वशासन को अपने एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया? तो 1913 में स्वीकार किया। साइमन कमीशन के विरुद्ध विरोधी प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय को गंभीर चोटें आई, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः उनकी मृत्यु हो गई। यह घटना कहाँ हुई थी? लाहौर में। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को जो है पेश किया था। और विचार विमर्श के बाद 13 दिसंबर 1948 एक मिनट सॉरी ये जो उद्देश्य प्रस्ताव था ये 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था और 22 जनवरी 1947 को पास हो गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो संसदीय सरकार संकट काल का सामना करने के लिए उपयुक्त नहीं है। यह कथन बिल्कुल सही है। कौन एक प्रधानमंत्री के कार्यों में नहीं है? वह मंत्रिमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। यह बिल्कुल सही है। वह मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है। यह भी सही है। वह विभिन्न विभागों के कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करता है। यह भी सही। वह संसद की विभिन्न स्थायी तथा तदर्थ समितियों का सभापतित्व करता है। तो यह गलत है। कौन सा संसदीय शासन प्रणाली का अविच्छिन्न तत्व है? कार्यपालिका और विधायिका का संयोजन या संबंध। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, उसमें और कथन और कारण है, देखते हैं। व्यवहार में संसदीय शासन में विधानमंडल कार्यपालिका को नहीं वरन कार्यपालिका विधानमंडल को नियंत्रित करती है। सही है। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के समक्ष सामूहिक रूप से उत्तरदायी। कारण भी सही। कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। इस विचार की वकालत किसने की कि जनता का शासन एक कल्पना या मिथ है, कुछ लोगों का शासन हकीकत है? तो ये करते हैं अभिजनवादी। और यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 से मिलाना। देखिए, ये बात कही गई है प्रधानमंत्री की इस संबंधी विचार से संबंधित है और किसने क्या कहा है, आइए देखते हैं। छोटे छोटे राज्यों के बीच चंद्रमा वर्मन कहते हैं। समकक्षों में प्रथम मार्ले कहते हैं। संपूर्ण शासन व्यवस्था के चूल लास्की कहते हैं। सूर्य जिसके इर्द गिर्द नक्षत्र घूमते जेनिंग्स कहते हैं। निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते? तो ये बहुत बार पूछा गया, बहुत सरल सा प्रश्न है। गोखले। सूची 1 और सूची 2 से मिलाना है। तो यह भी देखिए रिपीटेड हो रहा है। आर्थिक लोकतंत्र किससे संबंधित? तो आर्थिक लोकतंत्र आपके बी आर अम्बेडकर से संबंधित है। समाजवाद के बिना फेबियनवाद ग्रेनविल ऑस्टिन। सामाजिक क्रांति के उद्देश्य को बढ़ाना, ये आइवर्जेनिक्स। आर्थिक क्षेत्र में समाजवाद पणिक्कर। कथन और कारण आइए देखते हैं। भारत में प्रेसिडेंट है किंतु प्रेसिडेंसी नहीं। सही है। संविधान में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान। तो कथन कारण दोनों सही, परंतु इसकी सही व्याख्या नहीं है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रता को भारत के राष्ट्रपति द्वारा निर्मित किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। जनहित याचिकाओं को कानूनी आधार पाया जाता है न्यायिक निर्णयों में। न्यायिक सक्रियता के दोष है। न्यायिक सक्रियता के दोष है। इसके परिणाम से न्यायपालिका राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश कर सकती है। तो यह सर्वसत्ता तथा तानाशाही बना देता। सही है। यह कार्यपालिका को अनुदारवादी तथा लापरवाह बना देता है। यह भी सही है। यह सरकार के 3 भागों में शक्ति विभाजन को धूमिल बना देता है। तो यह भी सही। पहला जो है आपका दोष नहीं है और बाकी तीनों दोष हैं इसके। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार निवारक निरोध द्वारा अवरोधित होता है? स्वतंत्रता का अधिकार। प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो 14 में निहित है। भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत तथा साथ ही आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। विकल्प डी सही है। क्षेत्रीय परिषदें क्या है? तो ये परामर्शदात्री इकाइयां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो राज्यपाल को राष्ट्रपति हटा सकता है। आइए राष्ट्रपति को कालक्रम से लगाएं। सबसे पहले आपके जाकिर हुसैन हैं, फिर इसके बाद आपके नीलम संजीव रेड्डी हैं, फिर जो है आपके ज्ञानी जैल सिंह हैं और फिर शंकर दयाल शर्मा हैं।
किस संवैधानिक पदधारक को, जो कि संसद का सदस्य नहीं, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? तो भारत के महान्यायाधीश को बुलाया जा सकता है। लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन पे होती है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। आइए देखते हैं। राज्यसभा की अवधि यूएसए से संबंधित। राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के बृहद उभयनिष्ठ सूची ऑस्ट्रेलिया। और विद्युत जनों को राज्यसभा में नामित करना आयरलैंड। भारत का प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति कौन था? तो वो थे वीवी गिरी। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत संसद राज्य सूची किसी विषय पर कानून बना सकती है? तो बना सकती है आपके अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, भारत एक गणतंत्र है? कथन बिल्कुल सही है। और कारण क्या है? भारतीय संविधान संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करता है, कारण भी सही, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता। तो साथियों, ये वीडियो हमारा कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पर कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।